प्रदेश में रेरा आने वाला है और दूसरी तरफ बिल्डरों से जुड़ी शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार खबर आई है यमुना एक्सप्रेसवे से, जहां पर अथॉरिटी ने इसलिए 17 प्रोजेक्ट अटका दिए क्योंकि बिल्डरों ने आपत्ति जताने के बावजूद नए बिल्डिंग प्लान अथॉरिटी को नहीं सौंपे हैं। तो अब जिन लोगों ने यहां पर फ्लैट बुक कराए थे, क्या उनके फ्लैट भी अटक गए हैं? अब क्या होगा ऐसे होम बायर्स का, और बिल्डर यहां पर क्या करेंगे? क्या नए प्लान देने से उनके प्रोजेक्ट निकल जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल यहां पर उठ गए हैं और एक बार फिर ये कारगुजारी बिल्डरों की सामने आई है कि उन्होंने अंधेरे में रखा है अपने ग्राहकों को। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह साहब, फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन आलोक कुमार साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, लाइसेंस फोरास के नॉर्थ इंडिया बिजनेस हेड आकाश बंसल इस कार्यक्रम में हमारे साथ है, और कंज्यूमर मामलों की वकील रेखा अग्रवाल भी हमारे साथ इस मामले में जुड़ेगी। सबसे पहले आलोक जी, कितने घर यहां पर आप मानेंगे कि अटक गए होंगे? क्योंकि देखिए यहां पर अभी कुछ खास कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन वो पुराने प्लान दिखाकर, जिन्हें कि नोएडा अथॉरिटी ने या यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, फाइनली कह दिया है कि फिर से नए प्लान लाइए, बिल्डरों ने घर तक भेज डाले हैं। कितने लोग फंस गए होंगे अनुमानित? मुझे तो लगता है कि 50,000 के करीब से ज्यादा लोग फंसे होंगे विपिन। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिल्डर और अथॉरिटी का जो गठजोड़ है वो आपको बड़ा क्लियर सा दिखाई दे रहा होगा इन सब मामले को देखकर। क्योंकि अगर आज भी अथॉरिटी में आप चले जाइए और पूछिए कि मुझे अपने फाइल को चेक करना है, आपको एन केन प्रकारेण आपको इतना घुमाया जाएगा कि फाइल आपके सामने नहीं आएगी। और हम लोग तो क्योंकि आरटीआई पे काम करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन पे, तो देखते हैं कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है और आरटीआई का भी जवाब नहीं देना चाहती है सही ढंग से। अगर हमने कोई सवाल पूछा हो बिल्डर के बारे में कि उसने कितने परचेजेबल एफआईआर खरीदे हैं, कितना पैसा जमा किया है, क्या उसने कंप्लीशन के लिए कब अप्लाई किया है, क्या कितने ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो कई जब इस तरह के सवाल अगर पूछ देता हूं डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो हमारे जानने से पहले बिल्डर को पता लग जाता है कि मेरा आरटीआई डेवलपमेंट अथॉरिटी में पेंडिंग चल रहा है। तो मुझे लगता है कि डेवलपर अथॉरिटी और बिल्डर का जो गठजोड़ है वो टूटना बहुत जरूरी है। लेकिन लग रहा है आलोक जी कि शायद अब वो मजाक उड़ाया जाता है। जी, लग रहा है कि शायद अब वो टूटने जा रहा है, क्योंकि अरुणवीर सिंह जो नए सीईओ हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने ही आने के बाद इस पूरे मामले को निकालकर सामने रखा है। नहीं तो 3 साल से खरीदार भी इस पूरे मामले से अनजान थे, और वो अरुणवीर साहब हमारे साथ जुड़ गए। अरुणवीर जी, जब आपने आकर देखा तो किस तरह की आपको अनियमितताएं मिली? हमें ये पता चला है कि आपने फिर से सारे नए प्लान्स मंगाए हैं बिल्डरों से, और आप उनको जब दोबारा अप्रूवल करेंगे तभी घरों को बेचने की इजाजत मिलेगी। तो किस तरह की अनियमितताएं आपने पाई हैं जो पुराने प्लान्स थे उनमें? जी, ये कार्रवाई भी एक आरटीआई की सूचना के आधार पर शुरू हुई। एक आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे पास आए और उन्होंने जानना चाहा और हमको बताया कि उन्होंने एक बुकिंग की है जहां मौके पे जमीन खाली है, किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ 3 साल पहले, और उसमें क्या लेआउट या बिल्डिंग प्लान प्राधिकरण ने स्वीकृत किया है। तो पत्रावली देखने पे पता चला कि बिल्डिंग प्लान जो है वो प्रस्तुत तो हुआ था, लेकिन उसमें आपत्तियां मांगी गई थी। आपत्तियां मुख्यतः यही कि उसमें फायर की एनओसी नहीं है, या सेटबैक, या जो एफआईआर है, जो ग्राउंड कवरेज है, जो अनुमान्यता है बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार, उसके अनुरूप वो नहीं है, या उसमें जो है प्रॉपर लेआउट नहीं दर्शाया गया है, लैंडस्केपिंग नहीं दर्शाई गई है, सीवर और ट्रीटमेंट, सीवर के और पानी के जो है नक्शे उसके साथ नहीं लगाए गए हैं। तो इन आधारों पर ये आपत्तियां की गई थी और उनको 90 दिन के अंदर दूर करना था। तो इस प्रकरण को आने पर तो एक तो उसको हमने बिल्डिंग प्लान निरस्त किया ही, बाकी हमने ये मांगा कि तो मुझे 24 घंटे में पता बताया जाए कितने और इस तरह के प्रकरण है। तो कुल 17 प्रकरण सामने आए थे। और इसमें ये सारे प्रकरणों में स्थिति यह है कि मौके पे कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ, जमीन खाली पड़ी हुई है। तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि आगे कहाँ पर किन निवेशकों ने पैसा लगाया है, कौन सी स्कीम लाएगी, किसको बेचा गया है। और अब इसको नए बिल्डिंग प्लान इसलिए मांगे गए हैं कि इस बिल्डिंग प्लान जब नया आएगा 15 दिन के अंदर, तो उसमें ये शपथ पत्र देना होगा और लिस्ट देनी होगी कि कितने आगे स्कीमें बेची गई हैं, किनको बेची गई हैं, और केवल जितने लोगों को स्कीम बेची गई है, कितने निवेशकों ने पैसा लगाया है, सबसे पहले बिल्डिंग प्लान में फेज वाइज उन्हीं के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, जिससे कि जो कमिटमेंट है
जो वो पूरा हो सके। लेकिन यहाँ पर अरुणवीर जी एक चीज तो गलत हो ही गई, वो ये हो गई कि जो बिल्डिंग प्लान पहले बताकर बेचा गया होगा, डेफिनेटली कोई ब्रोशर तो दिखाया गया होगा लोगों को और उसके हिसाब से जो बेचा गया होगा वो तो अब नहीं रहेगा। तो ये तो एक तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला भी हो गया। बिल्डिंग प्लान तो अब क्या ब्रोशर में दिखाया गया ये तो नहीं पता, लेकिन लेआउट क्योंकि पास होता है और लेआउट के बाद बिल्डिंग प्लान आता है तो लेआउट में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और बिल्डिंग प्लान तो बेसिकली कितने टावर का होगा, कितनी स्पेसिंग होगी, कैसे वो एफएआर अचीव करेंगे, इसके ऊपर होता है। अगर उसमें कोई ग्रीन एरिया दिखाया गया और बाद में वो ग्रीन एरिया नए प्लान में ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो यमुना अथॉरिटी में कोई परचेजिबल एफएआर का सिस्टम ही नहीं है, कोई परचेज नहीं कर तो जो अलॉटमेंट के बीच जो डेट के दिन जो एफएआर है वही एफएआर अनबन होता है। अच्छा, तो कोई बाकी एफएआर में कोई परिवर्तन होना तो संभव नहीं। जी अरुण जी, तो एक सवाल और जो मेरे मन में आ रहा है आपसे पूछने के लिए कि ये तो आपने अभी आए और ये सब चीजें देखी, लेकिन 3 साल से क्या हो रहा था? क्योंकि जहां तक हमें मालूम है ये सारी फाइलिंग्स 2014, 15 और 15-16 के बीच की है और आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है और वो ऑब्जेक्शन को अगर 1 साल के अंदर आपने नहीं कंप्लीट करके दोबारा नया प्लान दिया तो आपका प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन बावजूद उसके ये चीज 2017 तक चल रही थी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसीलिए जिन लोगों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने नहीं पूरा किया उनके खिलाफ हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई भी करेंगे और निवेशक का भी सुरक्षित रखेंगे। कोई बिल्डर से कोई किसी को वो नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर कोई कमिटमेंट किया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और निवेशकों को चूंकि 3-3 साल बाद भी वहाँ मौके पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है, कोई निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ, तो बिल्डिंग प्लान निरस्त करके और नया बिल्डिंग प्लान मंगा करके उनके ऊपर अंकुश लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं रह गया था। तो इसलिए कार्रवाई की गई है और जिन लोगों ने इसको रखे रखा और समय से इसमें बिल्डिंग प्लान कैंसिल नहीं किया उनके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जी रेखा अग्रवाल, आप जो अरुणवीर सिंह जी बता रहे हैं कि अब ये 3 साल हो गए, एक ईंट भी नहीं रखी गई वहां पर और बिल्डिंग प्लान्स पे जो आपत्तियां जताई थी, हम यहाँ पे सवाल उठा रहे थे कि चलिए बिल्डिंग बन जाती, शायद एक दो साइट्स पर तो बना भी है कोई स्ट्रक्चर, क्या उसको तोड़ेंगे? अभी अरुण जी से ही पूछेंगे अगर कोई चेंजेस आते हैं। लेकिन क्या ये सीधी खरीदारों के साथ भी धोखाधड़ी नहीं है? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो दिखाया होगा, कुछ ना कुछ तो बताया होगा और अब अगर वो प्लान ही नहीं रहता है तो ये तो आप अपनी बात से मुकर गए जिसका प्रावधान रेरा में होने जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला है, ये एक स्कैम है बिल्कुल और कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके से कंज्यूमर्स के साथ में, उपभोक्ताओं के साथ आपने ब्रोशर्स दिखा के, सबज बाग दिखा के उनको एक तरह से इनकरेज किया कि वो आपके इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना जो पैसा है, अपना जो एक आदमी ने जो अपना पेट काट के जो पैसा बचाया था, सेविंग्स करी थी, उसको जमा करें। और उसके बाद में जब जैसे कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, पर यहाँ पे तो चूहा भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं है वहां पर। और इसके अंदर एक ईओडब्ल्यू के अंदर एक धोखाधड़ी की कंप्लेंट बनती है 420, 406 इंडियन पीनल कोड के तहत। उसके साथ साथ उपभोक्ता फोरम तो है ही, इस तरीके से जो उपभोक्ताओं के साथ चीटिंग करी गई, जहां पर सेवाओं की न्यूनता जो पाई गई है उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन और मुआवजा मिल सकता है। साथ साथ ये एक ऐसा मामला है जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत भी दर्ज होना चाहिए। इट अमाउंट्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। एमआरटीपी एक्ट के बाद में जिस तरीके से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह के जो बिल्डर्स हैं, जो लोगों को धोखाधड़ी करते हैं, उनके ऊपर बहुत सख्ती से पेश आती हैं और उनके ऊपर एक मैं तो कहती हूँ कि इनको एक बहुत बड़ी इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत भी कैसे करी, कैसे सोच भी सकते थे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स देना, ब्रोशर्स को छापना जिसके बारे में ना कोई लेआउट प्लान है ना कुछ है। और आखिर में जब जो पैसा इन्वेस्ट करा गया, अगर कोई कंज्यूमर है, अगर वो कोर्ट भी जाता है, उसको कितने उसको धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद उसको वकील करना पड़ता है, कई सालों तक कोर्ट में फैसला नहीं होता। हर कोर्ट जो होता है उसके बाद उसकी अपील भी होती है जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाता। तो मेरे निगाह के अंदर तो ये एक सिर्फ एक कंज्यूमर कोर्ट का ही मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को मैं तो कहती हूँ इसके अंदर सीबीआई को भी जानकारी कर बैठानी चाहिए कि किस तरीके से इसकी शुरुआत ही कैसे हुई। चलिए, लेकिन चलिए शुक्र है कि ये बात सामने तो आई, नहीं तो पता नहीं कब तक लोग अंधेरे में रहते। आकाश बंसल हमें ये बताइए, प्राइम लोकेशन है जो सेक्टर्स हैं इसके, और उसके अलावा ये बड़े नाम आ रहे हैं, अजनारा जैसा नाम है, जेपी के 11 प्रोजेक्ट हैं, तो ये सारे ब्रांडेड नेम है और ब्रांड होते हुए लोगों ने यहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा और अब वो फंस गए हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें सारे नामी बिल्डर्स ही हैं और इनको बड़ी बड़ी लैंड्स अलॉट हुई हैं। परंतु अगर हम इस कार्रवाई को देखते हैं तो इस कार्रवाई में ये चीज समझने की बड़ी जरूरत है कि ये एक रेवोकेशन ऑफ लैंड लीज नहीं है, ये एक रेवोकेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान है। तो इसमें एक ये रहता है कि बिल्डर्स के ऊपर प्रेशर आएगा इस चीज से कि बिल्डर्स अपने बिल्डिंग प्लान्स को अप्रूव करवाएं और जिन बायर्स को उन्होंने फ्लैट बेचे हुए हैं और उनको अपना सही हक मिले। और आई थिंक अथॉरिटी भी इसमें ये जांच रखेगी कि जिस इन्वेस्टर्स को आपने सामान बेचा हुआ है उसका इंटरेस्ट को वो सिक्योर रखें और जो नया प्लान बनाएंगे तो उस प्लान के हिसाब से मतलब सारे अप्रूवल्स इन प्लेस होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपको एक तो लॉन्ग टर्म में आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जैसे हम रेरा में बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, उसी तरह इस कार्रवाई के हिसाब से भी एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। इन्वेस्टर्स आएंगे, इसमें इन्वेस्टर्स को एक सिक्योरिटी मिलेगी कि अगर हम यहाँ पे निवेश करते हैं तो इसका मतलब है कि सारे प्लान्स अप्रूव्ड हैं, अथॉरिटी इसकी पूरी तरह से जांच कर रही है, अथॉरिटी उनके साथ है जब भी वो निवेश करते हैं। हाँ, हालांकि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में थोड़े से इंप्लीकेशन आएंगे, कंस्ट्रक्शन में डिले आएंगे क्योंकि अब फ्रेश अप्रूवल्स के लिए अगर बिल्डर्स जाते हैं तो उनको सारी फाइल्स दोबारा तैयार करनी पड़ेंगी, अप्रूवल्स के लिए फ्रेशली जाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन में डिले आएंगे। बायर्स जो वैसे भी एक एंड यूजर मार्केट बनके रह गई है, वो एक कोशियस बायर्स अब यहाँ पे आएंगे। बायर्स कोई भी अपार्टमेंट लेने से पहले बड़े कोशियसली सोचेंगे, बिल्डिंग प्लान्स को ध्यान से देखेंगे, सब अप्रूवल्स को ध्यान से देखेंगे, तब जाके उस मार्केट में निवेश करेंगे। तो इस कारण से सेल्स भी स्लो होने के चांसेस हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मिनट आकाश में अरुण जी से पूछ लूं, अगर आप ये प्रश्न उठा ही रहे हैं कि अरुण जी अब आपने कहा कि आप फिर से प्लान्स मंगाएंगे, आप उनसे वो ब्यौरा भी मांगेंगे कि आपने कितने लोगों को बेचा है, क्या किया है, तो आप इसमें सर्वोपरि ये रखेंगे कि जितने भी घर खरीदार अभी तक है उनका अहित ना हो। आदेश किया गया, हमने ऑलरेडी इसके आदेश एकदम ऑब्वियस विपिन। नहीं, एक मिनट, अरुण जी आपसे पूछा मैंने, मैं आलोक जी आपके पास आता हूँ। आलोक जी, इस संबंध में ही स्पष्ट आदेश किया गया है कि बिल्डिंग प्लान केवल उतने ही फेज का पास होगा जो ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुका है और जिसमें बाहर से स्कीम ला करके पैसा ले लिया गया है, और उसको पूरा करने के बाद, उस कमिटमेंट को पूरा करने के बाद ही प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से में बिल्डिंग प्लान स्वीकृत होगा, फेज वाइज बिल्डिंग प्लान स्वीकृत होगा। और कोई नया प्रोजेक्ट तब तक नहीं स्वीकृत होगा जब तक कि जो कमिटमेंट की जो किए गए हैं पूरे नहीं किए जाएंगे। और इसमें कोई बहुत समय नहीं लगेगा, 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर हमारे पास प्लान आएगा तो विद इन 15 डेज और लेस देन 15 डेज सारे सैंक्शन मिल जाएंगे और मौके पे काम शुरू होना चाहिए और एक तय सीमा जो होगी उसके अनुसार काम पूरा हो। इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी हमने बनाई है कि जो हर 15 दिन पे देखेगी कि जो बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा के ले गए उसमें कितनी तेजी से काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, और निवेशक को भी इसमें शामिल करेंगे उस कमेटी में कि जिससे कि वो भी उनका भी कोई प्रतिनिधि देखे कि वास्तव में मौके पे काम शुरू हो गया। सब मिला के निवेशकों का हित और आम जनता में जो है वो आवास की इस तरह की जो आशियाना बनाने के जो सपने हैं, उसके सपने में जो ये व्यवधान आ रहा है, इस विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए जी चलिए, तो लोगों का विश्वास आप पूरा करना चाहते हैं। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं आप। जी मैं कह रहा हूँ अरुण जी का तो बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बातों से भी फर्क लग रहा है कि वाकई ये कुछ करने का सोच रहे हैं और कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कानून उसी आदमी के लिए है जो कानून को मानता है, चोर के लिए कानून तो का कोई मतलब नहीं होता। आज भी यूपी में यूपी अपार्टमेंट एक्ट है जिसमें बड़ा बड़ा क्लियर प्रोविजन है कि सारे एनओसी के बाद आपको एक ट्रू डिस्क्लोजर फॉर्म फाइल करना है, उसकी एक कॉपी इंटेंडिंग जो बायर है उसको देनी है, जिसमें जितने एनओसी है सबका एक फोटोस्टेट कॉपी अटैच होगा। उसके आप तभी आप कोई सेल कर सकते हो एक भी फ्लैट। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कानून कोई काम नहीं होता। इसलिए रेरा ठीक है आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन के लिए अथॉरिटी जो आगे नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि फ्रॉड करने वालों की कमी आएगी इसमें। तो ये बहुत जरूरी है कि जो कानून है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ग्राउंड पे दिखे इम्प्लीमेंट होते। राइट, तो उम्मीद यही करेंगे। अरुणवीर जी हमारे साथ है भी और आश्वासन दे भी रहे हैं कि यहाँ पर जो बायर्स है या जो निवेशक है उनका हित ऊपर रखा जाएगा। रेखा जी भी इसमें अपनी बात ऐड करना चाहती थी, लेकिन रेखा जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा, लंबी बातचीत होगी। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपकी राय। कर लेकर फसले मत, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पर 17 प्रोजेक्ट पर
अथॉरिटी ने लटका दी है तलवार। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिल्डिंग प्लान नहीं सबमिट किए थे, जिसे अथॉरिटी ने दोबारा मांगा था करेक्शन के साथ, और बिना अप्रूवल के ही बेच दिए न जाने कितने फ्लैट्स। और अब ये सारे बाहर दिक्कत में है। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। रेखा जी, आप ब्रेक से पहले कुछ अपनी बात रखना चाह रही थी, आप आगे बढ़ सकती हैं। जी, मैं यही कहना चाह रही थी कि आज इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत हॉट टॉपिक हो गया है, पर अल्टीमेटली जितनी भी हम लोग बड़ी बातें करें, जितने भी बड़े प्लान्स बनाते हैं, अरुण जी ने भी बोला अभी कि इस तरीके से हम मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो निवेशक हैं उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़े, पर ये सारा का सारा अल्टीमेटली उसी पे बॉयल डाउन करता है कि जो आज ग्राउंड रियलिटी जो सिचुएशन है कि जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं उनका क्या होगा। मतलब आखिर में जाकर उनको अपना जो आशियाना कब जाकर मिलेगा। ऑलरेडी डूब चुके हैं वो इस मामले के अंदर, और हर एक आदमी जो होता है मोस्टली इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कम होते हैं। एज अ लॉयर में जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसके अंदर इन्वेस्टर्स की जो कमी होती है, जो इसके अंदर एक मास स्केल में 2-2, 4-4 या 10-10, 20-20 भी फ्लैट्स एक ही प्रोजेक्ट में बुक कर लेते हैं, वो बहुत कम होते हैं। जो इंडिविजुअल फ्लैट्स बुक करने वाले लोग होते हैं वो जो अल्टीमेट सफर करते हैं। तो एक जो सीमा की जो हम बात करते हैं, समय सीमा की बात करते हैं, वो यहाँ पर कहीं पर भी पूरी होते नहीं दिखती है। बिल्कुल, 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। कब जाके फैसला होगा? जी रेखा जी, मैं यही कह रहा था कि 3 साल हो चुके हैं। अरुणवीर जी, क्या इस मुद्दे पर भी जो रेखा जी उठा रही हैं कि 3 साल गुजर गए, अब तो चीजें होंगी, आप जब कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो काम शुरू होगा और कब जाकर ये मिलेगा, तो ये जो इतना डिले है इसके लिए भी आप कुछ प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं बायर्स को कि जो हर्जाना है कंपनसेशन वो भी दिया जाए और बिल्डर्स को उसके लिए बाध्य किया जाए? अरुण जी, शायद अरुण जी से संपर्क हमारा कट गया। विपिन जी मैं यहाँ पर बस ऐड करना चाहती हूँ कि जो कॉम्पनसेशन अमाउंट जो ऑफर भी किया जाता है एग्रीमेंट के तहत, वो इतना कम होता है, वो 1% से भी कम होता है। जो बिल्डर है वो बायर से 18% से 24% पैसा लेता है अगर वो एक दिन भी डिले कर देता है पैसा देने के अंदर, और उसके ऊपर पीनल इंटरेस्ट चार्ज होता है। पर यहाँ पर जो इतनी डिले हो रखी है, ज्यादातर आप अग्रीमेंट्स में देखेंगे 5 रुपए से 10 रुपए तक पर स्क्वायर फीट का वो डिलेड पेमेंट जो है उसका मुआवजा देते हैं, वो 1% से भी कम बैठता है। यहाँ पर अरुण जी आ गए, जुड़ गए हमारे साथ। अरुण जी, हम यही जानना चाह रहे हैं कि आप इतने कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये जो 3 साल की बड़ी डिले हो गई है और आगे भी डिले हो जाएगा इससे प्रोजेक्ट बनते बनते 3-4 साल, क्या वहां पर कंपनसेशन के लिए भी आप बिल्डरों पर दबाव बनाएंगे कि ग्राहकों को कंपनसेशन मिले? जी, इसीलिए हमने ब्रोशर इसीलिए हमने ब्रोशर मांगा है कि ब्रोशर में इन्होंने कितने समय में कमिटमेंट किया था देने का, भवन सौंपने का, और उसमें डिले के लिए क्या कोई पेनल क्लास लगाया था या नहीं लगाया था, अगर नहीं लगाया था तो क्या पेनाल्टी लगाई जा सकती है, और अगर निश्चित रूप से अगर पैसा 3 साल से रखा हुआ है और 2 साल में भवन बना के देना था, और उसका एक तरफ तो निवेशक जो है वो रेंट दे रहा है, दूसरी तरफ EMI दे रहा है और चारों तरफ से परेशान है, तो उसका जो भी मैक्सिमम जो भी हम कर सकते हैं, चाहे रेरा आ रहा है उसके साथ या अन्य प्रावधानों के तहत जैसे रेखा जी बता रही हैं, वो निश्चित तौर से हम उनको इंटरेस्ट जो भी उनको दिलाया जा सकता है दिलवाने के लिए पूरी मदद करेंगे, पूरा साथ देंगे निवेशकों का। चलिए, तो यहाँ पर आश्वासन तो आता हुआ कि आपको आपका जो समय के कारण नुकसान हुआ है, जो कंपनसेशन होना चाहिए वो भी मिलेगा। नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी इसका ख्याल रखेगी। अब देखना है कि कितना जल्दी हो पाता है। हम एक और लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को कंक्लूड करेंगे। तो घर लेकर फंसना मत, वैसे तो बात है यमुना एक्सप्रेसवे की, लेकिन हर घर खरीदार के लिए यहाँ पर मैसेज है। हम अपने चर्चा के अंतिम चरण में है, सभी से संक्षिप्त उत्तर जाऊंगा। तो आकाश बंसल, मुझे बताइए कि यहाँ पर ये जो 17 प्रोजेक्ट है खास तौर पर, फिलहाल अगर कोई घर खरीदने का मन बना रहा हो तो इसमें हाथ डालना चाहिए या नहीं? अभी जब तक अथॉरिटी की तरफ से पूरा क्लियरेंस ना आए तब तक ना ले? बिल्कुल सही बात है जी। जब तक अथॉरिटी की तरफ से पूरी क्लियरेंसेस नहीं आ जाती है तब तक आई थिंक किसी बायर को यहाँ पे फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। एंड ये सलाह के अलावा अगर आप मार्केट में भी देखेंगे तो इन 17 प्रोजेक्ट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इवन जो इन 17 प्रोजेक्ट के बाहर वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी सेल्स का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बायर हमेशा ये सोचेगा कि अगर उन 17 प्रोजेक्ट में ये कमियां हो सकती हैं तो हो सकता है इन प्रोजेक्ट में भी ये कमी हो। आपको रेखा जी, संक्षिप्त में आपकी क्या सलाह लोगों के लिए?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो एक फाउंडेशन है उसका है बायर्स बिवेयर, यानी कि जो खरीदार है उसको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहां पर जो ये 17 प्रोजेक्ट्स के बारे में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, अगर फिर भी कोई उसके अंदर अपना निवेश करता है या सोचता है कि मैं फ्लैट खरीदूंगा, तो मेरे निगाह के अंदर तो ये दूध में मक्खी देख के निगलने वाली बात होगी। तो ये तो आंखें मूंदने वाली बात होगी कि इसके अंदर हम विश्वास रखें कि शायद जाके इस समय सीमा के अंदर बन जाएगा और हमें उसकी कॉम्पनसेशन मिलेगी। मेरी सलाह होगी कि इसके अंदर बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाना चाहिए। जी आलोक जी, संक्षिप्त में आपकी क्या डिमांड एज अ बायर रिप्रेजेंटेटिव? मेरा तो एक अरुण जी काफी सेंसिटिव व्यक्ति लग रहे हैं। मेरा तो एक छोटा सा डिमांड है कि जितने भी प्रोजेक्ट डिले हैं उन बिल्डरों की असेट एंड लायबिलिटी चेक कराई जाए, उनके जो बैलेंस शीट है उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। हमारे पैसा का ऑडी खरीदा, जगुआर खरीदा या विदेश टूट गया, कहाँ गया, पता तो चले हमें कि क्या हुआ आखिर उस पैसे का। जी अरुणवीर सिंह जी, सारी बातें आपके सामने, आपका फाइनल अंतिम आश्वासन लोगों के लिए। मुझे अंतिम रूप से यही कहना है कि इसमें निवेशकों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग प्लान पास कराने निश्चित रूप से 15 दिन के अंदर आएंगे, ये बिल्डर्स आएंगे और हम एक समय सीमा तय करेंगे कि 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करके उनको दें, क्योंकि अगर वे प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे तो उनके अन्य किसी प्रोजेक्ट के कोई भी बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं होंगे और किसी अन्य प्रोजेक्ट उनका आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना ही मार्केट में जा पाएंगे, जिससे क्रेडिबिलिटी का भी संकट होगा। हमारे प्राधिकरण के लिए, हमारे लिए बिल्डर या निवेशक दोनों महत्वपूर्ण है। कोई बिल्डर से कोई अगेंस्ट कोई नहीं है, लेकिन ऐसे काम तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए कि एक भी इतना लगाई जाओ 3-3, 4-4 साल तक लोगों को इंतजार करना पड़े और लोगों का पैसा फंस जाए। जब इस तरह की बात होती है तभी कठिनाई आती है। बड़ा आश्वासन आता हुआ आपकी तरफ से, तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने बड़े शब्द कहे कि अगर यहां पर काम पूरा करके नहीं दिया तो आगे जो प्रोजेक्ट हैं यमुना अथॉरिटी के अंदर जो भी आएंगे उन्हें सैंक्शन नहीं मिलेगा, तो ये बड़ी चेतावनी समझी जानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो 15 दिन का समय यमुना अथॉरिटी की तरफ से मांगा जा रहा है उसमें नए प्लान्स आएंगे, उनका रद्दोबदल होगा, ग्राहकों तक उनकी बातें पहुंचाई जाएगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अब इस काम को यहां से आगे बढ़ाया जाएगा। अगर कोई जुर्माना लगता है, जो भी क्लॉज है उसके हिसाब से भी अथॉरिटी चेक करेगी और लोगों को उनका हक दिलाएगी। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ शायद बात यहां से कुछ आगे बढ़ेगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।